देख रहे हो आप, इससे मिलती जुलती शक्ल की लड़की छेड़ी थी मैंने 6 साल पहले। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 5 है, पाँचवा पार्ट है वीडियो का। देख लो, इससे मिलती जुलती शक्ल की लड़की छेड़ी थी, ये नहीं छेड़ी थी। क्लियर कर दूँगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में पार्ट 5 है ये। ठीक है, इस पार्ट 5 में जैसे मैंने बताया था ना, ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 में एसपी को लेटर, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फिर ये सेशन जज को। ये 3 लेटर हैं, 3 लेटर हैं मेरे पास। इनमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो मैं बताऊँगा आपको। आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या लिखा है ऐसा इसने। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो कन्फेशन अब कर रहा है, अब कन्फेशन कर रहा है। मैं प्रूव कर दूँगा आपको। मैंने कन्फेशन आज नहीं किया, मैंने 6 साल पहले कन्फेशन किया था। ठीक है, कभी आप सोच रहे हो कि ये तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, और ये जो कंप्लेंट है ना, ये एसपी साहब को लिखी थी मैंने। इसी कंप्लेंट ये मैंने अम्बाला में एसपी साहब हैं अपने, क्या नाम है, कमलदीप गोयल, उनको भेजी थी मैंने बाई पोस्ट, ईमेल से भेजी थी। ठीक है, तो ओरिजिनल मेरे पास रह रही थी और ईमेल उनके पास चली गई थी। इसी कंप्लेंट के बेस पे मेरी एफआईआर हुई थी और मेडिकल हुई थी। ठीक है, और ये चीज़ जो ना कोर्ट की फाइल में लगी हुई है, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने पढ़ी नहीं। ये हम लोग सोचते हैं कि पढ़ी नहीं, उन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन वो जानबूझ के फैसला नहीं सुना रहे थे। ठीक है, प्रूव कर दूँगा मैं, आप देखना। ये एसपी साहब को भेजी थी। ठीक है, ये कोर्ट की फाइल में लगी हुई है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजी थी मैंने। ठीक है, ये 23 अगस्त 2020 को भेजी थी मैंने, कोरोना काल में। ठीक है, 23 अगस्त 2020 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी को भेजी थी। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैंने ये सेशन जज को भेजी थी। ठीक है, ये मिसप्लेस कर दिया इन्होंने, पता नहीं मिसप्लेस कर दिया, फाड़ दिया जानबूझ के, पता नहीं, ये जाने आप। ठीक है, तो मैं क्या लिखा हुआ है वो आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, आप लोगों के भी मन में ये होगा पता नहीं क्या है क्या नहीं। मैंने टेक्स्ट लिख के डाला था एक बार पहले, कई साल पहले, 4-5 साल पहले, तो लोगों ने, पड़ोसियों ने इग्नोर कर दिया। लोग ये बोले यार वीडियो बनाए तो हम देखें, अब लिखा हुआ तेरी महाभारत कौन पढ़ेगा। तो मैं कह लो भाई, आप इच्छा पूरी कर लेते हैं, वीडियो के जरिए थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि इसके बेस पे मेरी मेडिकल हुई थी और एफआईआर हुई थी। तो अब एग्जैक्ट पता नहीं मेरे को किस डेट को मैंने भेजी थी ये। ठीक है, इसमें डेट लिख नहीं पाया था मैं किसी वजह से। ठीक है, तो मैं बताता हूँ पढ़ के इसमें क्या लिख रखा है, सुन लो। तीनों कंप्लेंट एक के बाद एक आएंगी, यकीन आ जाएगा कि मैंने कन्फेशन कर रखा है। ठीक है, सेवा में एसपी रेलवेज कमलदीप गोयल, अम्बाला। विषय क्या है, कंप्लेंट अगेंस्ट पुलिस फॉर नॉन कोऑपरेशन इन एफआईआर एंड मेडिकल। पुलिस के खिलाफ असहयोग के लिए, मतलब एफआईआर नहीं लिख रहे और मेडिकल नहीं करवा रहे, उसके लिए कंप्लेंट है। ठीक है, सहयोग नहीं दे रहे हो। श्रीमान जी, सभी ने निवेदन यह है कि मेरा नाम महेश है और मैं सीए स्टूडेंट हूँ, सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ, और कस्बा हेली मंडी, जिला गुड़गांव का स्थानीय निवासी हूँ। 20 मई 2017 को कुछ लोगों ने गुड़गांव रेलवे स्टेशन चलती हुई ट्रेन में और पटौदी रोड रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे हद में मेरे साथ बहुत मारपीट की थी। ये सारे लोग हमारे कस्बे से 2 किलोमीटर दूर स्थित मिर्ज़ापुर गांव के हैं। इस मारपीट की वजह ये थी कि मैंने सुबह ट्रेन से गुड़गांव जाते समय ट्रेन में ही मिर्ज़ापुर गांव की एक लड़की, उसका यहाँ पे नाम दे रखा है, वो मैंने मिटा रखा है, डिलीट कर दिया मैंने आइडेंटिटी गुप्त रखने के लिए। वो मैं नाम आपको बताऊंगा नहीं। जगह जगह मैंने लड़की का नाम हटा के उसकी जगह लड़की लिख रखा है, उस बंदी का नाम हटा के। ठीक है, उनको बदनाम नहीं करना चाहता मैं, तो मैंने ये लिख रखा है कि गुड़गांव ट्रेन जाते समय ट्रेन में मिर्ज़ापुर गांव की एक लड़की की 3-4 वीडियो चोरी से अपने फ़ोन से बना ली थी, चोरी से, ध्यान रखना। कन्फेशन कर रखा है मैंने कि मैंने बनाई थी। ठीक है, देख लो, 5वीं-6ठी लाइन में दे रखी है बात। सुबह तो लड़की ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन गुड़गांव से पटौदी रोड रेलवे स्टेशन वापस जाते समय दोपहर को 1:15 बजे के आसपास गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर लड़की के मेरी शिकायत करने पर उसके भाई ने और उसके 2 दोस्तों ने मेरी जमकर लातों घूंसों से पिटाई की थी। मेरे को पता नहीं था कि उनमें से एक चाचा है, मैंने दोस्त लिखा था उस टाइम। ठीक है, लड़की के भाई के ये कहने पर कि तूने मेरी बहन की फ़ोटो खींची है,
तो मैंने तुरंत हाँ भी भर ली थी और माफ़ी के लिए भी कई बार कहा था कि माफ़ कर दो भाई, गलती हो गई। और मैंने ये भी कहा था कि तुम लोग मुझे गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर स्थित जीआरपी में पकड़वा दो। लेकिन तीनों दोस्तों ने कहा तुझे हम अपने गाँव ले जाकर जान से मारेंगे। मेरी खूब पिटाई करने के बाद तीनों दोस्तों ने मुझे ट्रेन आने पर, पटौदी के लिए जब ट्रेन आई ना, गुड़गांव के स्टेशन की बात है, तीनों दोस्तों ने मुझे ट्रेन आने पर उसमें धकेला और ट्रेन चलते ही खूब लाते मेरी हाथों पर, सिर पर और कमर पर मारी थी। रास्ते में लड़की के भाई ने बहुत ज़ोर से मेरी आंख पर थप्पड़ मारा था, इस वाली आंख, जिसके लगते ही मेरी आंख का पर्दा और रेटिना क्रैक और डैमेज हो गए थे और मुझे बहुत ही कम दिखाई दे रहा था। डॉक्टर्स ने बाद में बताया था कि आंख का ये पर्दा 1 महीने के अंदर बिल्कुल क्रैक हो सकता है और इस बाईं आंख की रोशनी बिल्कुल जा सकती है, इसलिए इस आंख की बहुत केयर करनी होगी। पटौदी रोड रेलवे स्टेशन पर भी इन तीनों ने फ़ोन करके अपने गांव से कुछ लोग बुला लिए थे, पहले ही फ़ोन कर लिया था उन्होंने, जिन्होंने मुझे पटौदी स्टेशन के एग्ज़िट के बाहर पटौदी रोड रेलवे स्टेशन है ना, उसकी एग्ज़िट के बाहर सड़क पर मिठाई वाले की दुकान के सामने सड़क पर पटक कर लातों और मुक्कों से पब्लिक के सामने ही मारा था। पटौदी स्टेशन पर उतरते ही मैंने उन तीनों से फिर से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे यहाँ की जीआरपी में सौंप दो, वहाँ की जीआरपी में नहीं पकड़वा पाए तो यहाँ पे पकड़वा दो मेरे को जीआरपी। लेकिन यहाँ पर भी तीनों का फिर से वही जवाब आया कि तुझे हम अपने गाँव ले जाकर मारेंगे। कहीं पर भी उन्होंने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। हर बार मुँह खोलने और माफ़ी मांगने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ और लातों से मारा था। मुझे सबसे ज़्यादा चोटें पटौदी रोड रेलवे स्टेशन के बाहर लगी। लातें मेरे हार्ट पर लगी थी, इसलिए यहाँ का काफ़ी मांस फट गया था, जिसके बारे में मुझे गुड़गांव के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 15 जून 2017 को बताया था, जब मैंने वहाँ मजबूर होकर ओपीडी में इलाज करवाया था और अपना एक्सरे करवाया था। हालांकि घटना के बाद तो कई दिनों तक ऐसे लगा था कि हार्ट के ऊपर वाली 2 पसलियाँ टूटी हुई है, ब्रेन पर भी काफ़ी चोटें लगी थी, लेकिन ब्लीडिंग सिर्फ हाथ पर ही हुई थी। यहाँ पर थोड़ा सा खून आया था, सड़क पे ऐसे हाथ पड़ा था। तीनों जगह पीटने के बाद वो सब मुझे पटौदी रोड रेलवे स्टेशन की जीआरपी में ले गए। वैसे तो सब मुझे गांव ले जा रहे थे मारने के लिए, लेकिन ये पता लगा ना उनको जब ये पता लगा कि अरे ये तो उस डॉक्टर का भतीजा है, मेरे चाचा का नाम लिख रखा है मैंने यहाँ पे, वो मैंने डिलीट कर रखा है, बताना नहीं चाहता मैं चाचा का नाम। ये तो उन डॉक्टर का भतीजा है और वो सब उनके पेशेंट है, मतलब समझ रहे हो, ये लोग जो है ना, लड़की का परिवार जो है मेरे चाचा के ही पेशेंट है। उन्होंने मुझे जीआरपी में ले जाना ठीक समझा। उनको पता लगा ना यार इनका तो चाचा है वो जिससे हम दवाई लेते हैं, तो उन्होंने जीआरपी में ले जाना ठीक समझा। जीआरपी पोस्ट में मेरे ताऊजी, मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी के मेरी तरफ से माफ़ी मांगने पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। हमारा सेटलमेंट जीआरपी हेड मिस्टर परमानंद जी ने करवाया, ठीक है, इन्होंने करवाया था, साइन करवाए थे और छोड़ दिया था मेरे को। 20 मई 2017 को शाम को जब आँख का दर्द सहा नहीं गया, उसी दिन शाम को मैं अपने पिताजी के साथ रेवाड़ी चला गया था, क्योंकि उस दिन शनिवार था, सिविल हॉस्पिटल बंद हो चुका था और अगले दिन रविवार था। आँख की रोशनी ना चली जाए इस डर से रेवाड़ी के प्राइवेट डॉक्टर के पास इलाज करवाना उचित समझा। उन्होंने ही बताया था कि आँख का पर्दा क्रैक सा हो गया और 3 तरह की आई ड्रॉप्स लिख कर दी थी और कहा था कि आराम करना, कभी कभार ये पर्दा बिल्कुल क्रैक भी हो सकता है 1 महीने के अंदर। इसी डर से सिविल हॉस्पिटल में इलाज करवाना उचित नहीं समझा। तीनों दोस्तों ने, ध्यान से सुनना अब क्या कह रहा हूँ, तीनों दोस्तों ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया था और मुझे धमकी दी थी कि तू जितनी बार भी मिलेगा हम तुझे मारेंगे। मेरी दोनों सिम, फ़ोन में जो दोनों सिम होती ना, इसमें दोनों सिम और मेमोरी कार्ड निकाल लिए थे। मैं पहले ही कबूल कर चुका हूँ। देखो, लड़की की एफआईआर अगले दिन हुई थी और मेरी एफआईआर पहले हुई थी, लड़की की अगले दिन हुई थी। लड़की की एफआईआर से पहले ही मैं कबूल कर चुका हूँ इस कंप्लेंट में कि मेरी दोनों सिम निकाल ली थी और मेमोरी कार्ड निकाल लिया था, ठीक है। और मेरे ऊपर 201 सेक्शन लगा रखा है, सेक्शन 200 सबूत मिटाने का, जबकि उन्होंने पहले ही निकाल लिया था वो, ठीक है। ज़रूर मेरे सारे कॉन्टैक्ट कॉपी करेंगे और डाटा कॉपी किया होगा। वो मेरे फ़ोन की दोनों सिम की कॉल डिटेल निकलवाने की भी बात कह रहे थे वापस में, इसकी डिटेल निकलवाएंगे। फ़ोन रिपेयर करवाने, नई सिम लेने और इंटरनेट पर सही एडवोकेट पर सर्च करने और उनकी पेमेंट करने में, उससे करते हैं ना NEFT होती है और RTGS होती है, उससे उनकी पेमेंट करने में 10-12 दिन लग गए थे। एडवोकेट की सलाह पर मेडिकल जांच करवानी चाहिए। मेडिकल अम्बाला की लेडी एडवोकेट की थी मैंने हायर, उन्होंने बताया था मेरे को कि मेडिकल करवानी पड़ेगी पहले। तो सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर श्री दीपक पुरी ने कहा कि अब मेडिकल तभी हो सकती है, इतने दिन हो गए ना, जब आप किसी पुलिस वाले को अपने साथ लेकर आए पिछले 2 हफ्तों से। SP साहब पिछले 2 हफ्तों से
जीआरपी हेड मिस्टर परमानंद को रिक्वेस्ट कर करके हार चुका हूँ मैं, इनको रिक्वेस्ट कर करके हार चुका हूँ। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई मारपीट हुई ही नहीं, तो फिर मेडिकल जांच किस लिए करवानी है। उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से भी मैं मेडिकल चेकअप के लिए रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ, जिसका रिप्लाई आज तक तो आया नहीं। वो रसीद मेरे पास रखी है अभी भी, जो मैंने फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी थी ना मेडिकल के लिए। अच्छा, मैं मिस्टर परमानंद जी से साफ साफ कह चुका हूँ, अब ध्यान से सुनना। मैं मिस्टर परमानंद जी से साफ साफ कह चुका हूँ कि मैं अपनी वीडियोग्राफी का जुर्म कबूल कर रहा हूँ। ये देख लो, अगर आपसे पढ़ा जा रहा हो तो देख लो, ऊपर की लाइन अंडरलाइन कर रखी मैंने, पढ़ा नहीं जाएगा वैसे मुझको लगता नहीं। जुर्म कबूल कर रखा है मैंने। मैं मिस्टर परमानंद जी से साफ साफ कह चुका हूँ कि मैं अपनी वीडियोग्राफी का जुर्म कबूल कर रहा हूँ। मुझे इस जुर्म के लिए जेल में ही जाना है। मैंने प्रोबेशन नहीं मांगी थी, देख लेना, नो प्रोबेशन डिमांडेड, ठीक है। जुर्म कबूल कर रहा हूँ, जुर्म के लिए जेल में ही जाना है मेरे को। मैंने ये भी कहा था, क्योंकि मेरे को पता था अगर मेरे को प्रोबेशन मिल गई तो उनको भी मिल जाएगी। मैंने ये भी कहा था कि मैं कोर्ट में मारपीट के खिलाफ केस डालना चाहता हूँ। मेरे एडवोकेट ने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए कहा है, क्योंकि इतने दिन हो गए और अब डॉक्टर सिर्फ आपके यानी पुलिस वालों के सिविल हॉस्पिटल में चलने पर ही मेरी मेडिकल करेंगे। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, कहा कि तेरे ऊपर रेलवे की इतनी धाराएं लगाऊंगा, याद रखिएगा। तो अगर लड़की ने यहाँ आकर चौकी में बयान दे दिया ना, उनसे हुई बातचीत की लगभग सारी वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी है। उनके बिल्कुल ही मना करने पर, बिल्कुल जब उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने गुड़गांव शहर के सिविल हॉस्पिटल में भी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए खूब कोशिशें की, पर सफल नहीं हुआ। और इसके पहले मिस्टर परमानंद से ऊपर के जीआरपी ऑफिसर मिस्टर महावीर सिंह, जो कि गुड़गांव में एसएचओ थे गुड़गांव के रेलवे स्टेशन में, उनको भी मेडिकल के लिए गुड़गांव सिविल हॉस्पिटल में चलने के लिए रिक्वेस्ट की थी। मिस्टर महावीर गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर जीआरपी हेड हैं और उन्होंने भी मुझे कंप्लेंट फाइल ना करने की सलाह दी और सच के रास्ते पर चलने की बात करते रहे। मैं अपना जुर्म कबूल करके जेल जाकर पश्चाताप करना चाह रहा हूँ। मेरे लिए तो यही सच का रास्ता है। इसके लिए चाहे मेरा करियर और परिवार ही तबाह क्यों ना हो जाए, लेकिन ये सब पुलिस ऑफिसर्स मुझे इस रास्ते पर चलने से मना कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि यदुवंशियों की मेजोरिटी है और उनका गांव में दबदबा है और ऊंची पहुंच है। उन्हें पता है कि अगर मैं जेल गया तो उन सब यदुवंशियों पर भी सेक्शन 307 लगाना पड़ेगा। ये गलत था, मैं देखो 307 इन्होंने लगाया, 323 है, कोई बात नहीं, चलो इतनी नॉलेज थी नहीं मेरे को। 307 लिख रखा मैंने, 307 लगाना पड़ेगा, जो कि जीआरपी वाले नहीं चाहते। सर कितनी एसपी साहब, सर कितनी अजीब बात है, जब कोई गुनाह कबूल करता तो उसे कोई भी दोषी नहीं समझता। निर्दोष को तरह तरह की यातनाएं देकर उसे ज़बरदस्ती गुनाह कबूल करवाया जाता है। सर मेरा तो ये विश्वास है कि जब टेररिस्ट सरेंडर कर दे तो उसका एनकाउंटर नहीं किया जाता, बल्कि उसे आर्मी वाली से हिफाजत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप देते हैं। दोषी को सजा देने का अधिकार कोर्ट को होता है, पब्लिक को नहीं होता। पब्लिक भी उस वक्त अपराधी बन जाती है जब वो कानून को अपने हाथ में ले। सर मेरी आपसे विनती है कि आप मामले की जांच का आदेश दें, मिस्टर परमानंद पर दबाव डालें कि वो मेरी एफआईआर भी लिखे और मेरी मेडिकल जांच करवाने में भी मेरा सहयोग करें। मेरे एडवोकेट ने कहा है कि बिना एफआईआर और मेडिकल सर्टिफिकेट के केस कोर्ट में पहली ही स्टेज पर रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आज 1 महीना हो गया और मेरे पास ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज है जिससे मैं कोर्ट में प्रूव कर सकूँ कोई मेरी बुरी तरह से पिटाई हुई और मुझे गहरी अंदरूनी चोटें लगी हैं। ना ही कोई गवाह मेरे पक्ष में गवाही देगा, जबकि पिटाई के वक्त वहाँ पर 100 के करीब लोग तमाशा देख रहे थे। गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर जीआरपी वाले और स्टेशन मास्टर सीसीटीवी फुटेज के लिए पहले ही मना कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। पटौदी रोड रेलवे स्टेशन के जीआरपी हेड मिस्टर परमानंद के मोबाइल नंबर ये हैं 981398 और आगे है कुछ। उनसे मेरी जो बातें फ़ोन पर हुई थी वो मैं आपके मांगने पर सीडी पर लोड करके दे सकता हूँ। अपने दोस्तों से अपनी पिटाई का वीडियो भी मांग चुका हूँ, शायद किसी ने रिकॉर्ड किया हो, पर अभी तक भी एक वीडियो मुझे नहीं मिला है जिससे मैं प्रूव कर सकूँ कि मेरी इतनी बेरहमी से पिटाई हुई है। जले पर नमक छिड़कने का काम मिस्टर परमानंद कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं। सर मुझे जो जो भी इंजरी आई है ना शरीर पे, उनका डिटेल्ड वर्णन मैंने अपने वकील साहब को ईमेल भी किया था अम्बाला, और इस घटना से पहले और बाद में क्या क्या हुआ था इसका शुरू से लेके आखिर तक विस्तार से वर्णन करके मैंने अपने वकील को ईमेल से भेजा था। अगर आप एसपी साहब, अगर आप सब कुछ विस्तार से जानना चाहते हैं ना डिटेल में, जैसे कि दोनों पार्टीज का इंटेंशन क्या था, मकसद क्या था, तो आप मुझे किसी भी वक्त कॉल करके बुला सकते हैं। मैं आपको 13-14 पेज पर लिखा हुआ
डिटेल्ड वर्णन तुरंत प्रोवाइड करवा दूँगा ताकि आप मामले को अच्छी तरह से समझ पाएँ और ये डिसाइड कर पाएँ कि कौन सही है और कौन गलत है। आप चाहे तो मुझे ईमेल करके भी ये पेज मंगवा सकते हैं। सर मैंने लॉ पढ़ा हुआ है, कानून, और इसलिए ही मैं अपने गुनाह को कबूल करके सभी दोषियों को भी कानून के दायरे में लाना चाहता हूँ। लॉ का कंप्लाइंस यानी कि कानून का पालन करना सीए के स्टूडेंट से बेहतर कौन जानता है। मैं लोगों के लिए एक मिसाल बनना चाहता हूँ जिससे कि लोग इस तरह से कानून को अपने हाथ में ना लें, चाहे इसके लिए मुझे अपना करियर ही तबाह क्यों ना करना पड़े। मेरे लिए देश और कानून से बढ़कर कुछ नहीं। मैंने 14 जून 2017 को नेशनल कंज्यूमर कंप्लेंट फॉर्म में भी पटौदी रोड रेलवे स्टेशन के जीआरपी हेड मिस्टर परमानंद की शिकायत की थी, जिसका रिप्लाई आज तक तो आया नहीं। सर मुझे उन लोगों ने हर बार मिलने पर मारने की धमकी दे रखी है, इसलिए अगर आप चाहें तो मुझे पुलिस सिक्योरिटी देने पर भी विचार कर सकते हैं। लड़की की वीडियो बनाने का मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था। उन लोगों ने मुझ पर लड़की का पीछा करने और उससे छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। कसम उठाने पर ये बात आसानी से प्रूव हो जाएगी। सर मेरी आपसे यही विनती है कि आप मिस्टर परमानंद पर मेरी एफआईआर लिखने और मेरी मेडिकल कराने के लिए मेरे साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलने के लिए उन पर दबाव डालें। और मेरे विश्वास है कि जीआरपी वालों की यही तो ड्यूटी है। महेश कुमार सैनी, हेली मंडी, फ़ोन नंबर दे रखा है, ठीक है। ये है एसपी साहब को मैंने लेटर लिखा था, इसी के बेस पर मेडिकल हुई थी और एफआईआर हुई थी मेरी। अब दूसरा लेटर मैंने भेजा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, डिवीजन को। 6 पेजों का कन्फेशन है, 6 पेज हैं इसमें। कन्फेशन देखो, ये लाल लाल जो हो रहे हैं ना, ये सारे कन्फेशन कर रखे हैं। 14 बार कन्फेशन कर रखा है, देखो देख लो आप कितनी बार कन्फेशन कर रखा है। ठीक है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये लेटर हमने परेशान होकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा था 23 अगस्त 2020 को। 14 बार कन्फेशन कर रखा है। इसमें कन्फेशन मतलब जुर्म कबूल कर रखा है 14 बार। ठीक है, मैं इसमें है क्या मैं बता दूँ आपको। ठीक है, अब जैसे वो कहते हैं ना चंद्रचूड़ जी, अब बंद लिफाफे में कुछ भी नहीं होगा, अब खुल्लम खुल्ला होगा जो कुछ भी होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर है। सेवा में श्री रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति भारत। विषय क्या है? भ्रष्ट जुडिशरी से तंग आकर, न्यायपालिका से तंग आकर, भ्रष्ट न्यायपालिका से तंग आकर मर्सी किलिंग की आज्ञा लेने के लिए, यानी कि खुद को शूट करने के लिए तंग आ गया। मैं इनसे खुद को शूट करना चाहता हूँ। श्रीमान जी, सभी ने निवेदन है कि मुझे बड़े दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि जुडिशरी का स्तर, न्यायपालिका का स्तर इतना गिर चुका है कि वो अपराधी को सजा ही नहीं देना चाहते। मैंने 20 मई 2017 को आईपीसी के सेक्शन 354D(1) के तहत एक जुर्म किया था, जिसे मैंने उसी वक्त कबूल कर लिया था, लेकिन फिर भी कोर्ट से मुझे आज तक भी सज़ा नहीं मिल पाई। श्रीमान जी, सेक्शन 354D में अधिकतम सज़ा 3 साल कारावास है। कोर्ट से मुझे पिछले 3 सालों से तारीख पर तारीख ही मिल रही है, जबकि मैं अपने लिए तारीख की बजाय सज़ा के लिए आया था। कन्फेशन कर रखा ना, सज़ा के लिए आया था। अभी तक मेरे 3.25 वर्ष कोर्ट की बेफजूल की प्रोसीजर में बर्बाद हो चुके हैं, जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं अपना जुर्म पहले दिन कबूल कर चुका था। श्रीमान जी, हमारे गुड़गांव के सेशन कोर्ट के 3 फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उस टाइम तो 3 ही थे ना 2020 तक, तो बाद में आए हैं 5 तो 3 फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 सालों में ये डिसाइड नहीं कर पाए कि मैंने जुर्म किया है, जबकि जुर्म मैं पहले दिन कबूल कर चुका था। श्रीमान जी, आपकी कोर्ट के तीनों मजिस्ट्रेट निकट भविष्य में कानून के मुंह पर उसी तरह से कालिख पोतने वाले हैं जैसे हैदराबाद और कानपुर एनकाउंटर में पुलिस ने संविधान को ताक पर कालिख पोती थी। राष्ट्रपति महोदय जी, मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे सज़ा नहीं दी जा रही। मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ इस बारे में शिकायत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकायुक्त, चंडीगढ़, हरियाणा, मानवाधिकार आयोग, हर जगह मेरी कंप्लेंट कूड़ेदान में फेंक दी जाती है। ऐसा लगता है सब मेरी कानून का सम्मान करने की मूर्खता पर हंस रहे हैं और खुद कानून की खिल्ली उड़ा रहे हैं। मुझे सज़ा नहीं दी जाने की एक वजह ये भी हो सकती है कि जिस लड़की से मैंने छेड़छाड़ की थी ना, उसके तथा उसके परिवार के 16 लोगों के खिलाफ मैंने इसी कोर्ट में मॉब लिंचिंग, मारपिटाई का मुकदमा कर रखा है। श्रीमान जी, सेशन कोर्ट के मजिस्ट्रेट लड़की को उसकी खुद की गवाही देने के लिए कोर्ट में बुलाने में 2.5 साल तक नाकाम रहे हैं। श्रीमान जी, लड़की अपनी गवाही देने में जानबूझकर देरी कर, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है ना, मैंने जुर्म कबूल कर रखा है। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय जी, मेरे केस में गुड़गांव जीआरपी पुलिस ने अपनी गवाही देने में, यानी कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस में, रेलवे स्टेशन गुड़गांव से 5 किलोमीटर दूर स्थित जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक पहुंचने में 3 साल लगा दिए। 5 किलोमीटर जीआरपी पुलिस और लड़की ने अपनी गवाहियां देने में बहुत अधिक विलम्ब किया है, तो हम जानबूझकर कोर्ट के सम्मान को अवॉइड करते रहे। श्रीमान जी, पुलिस और लड़की को कोर्ट में बुलाना
कोर्ट की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। वारदात से पहले मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट था। पुलिस और लड़की द्वारा बार बार कोर्ट के सम्मान की अवहेलना करने की वजह से मेरे जीवन के अनमोल 3 वर्ष एजुकेशन में बर्बाद हो चुके हैं और अभी पता नहीं कितने साल और लगेंगे। श्रीमान जी, आप कृपया कोर्ट के मजिस्ट्रेट को ये बतलाइए, आप बताओ कि सरेंडर का अर्थ ये होता है कि जिस दिन अपराधी ने जुर्म कबूल किया वो उसी दिन से सजा भुगतने को तैयार है। इन लोगों को शायद ये बात पता नहीं है। कोर्ट के मजिस्ट्रेट दिल्ली से गाजियाबाद वाया कन्याकुमारी जा रहे हैं। श्रीमान जी, छेड़छाड़ के बदले में लड़की के परिवार वालों छेड़छाड़ करी थी तो लड़की के परिवार वालों की तरफ से की गई मारपीट से आई हुई गंभीर अंदरूनी चोटों की वजह से मेरी सीए की पढ़ाई के 17 सालों पर पानी फिर गया और 3 साल एजुकेशन में ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। एक प्रकार से तो मैं अपनी 20 साल की उम्र कैद काट चुका हूँ और कोर्ट के मजिस्ट्रेट मेरे साथ अभी भी मजाक कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ लड़की छेड़ी है। देखो, फिर से कन्फेशन हो रहा है, फिर से जुर्म कबूल हो रहा है। मैंने तो सिर्फ लड़की छेड़ी, जबकि पुलिस और इन 3 मजिस्ट्रेट ने तो कानून और संविधान का रेप ही कर दिया। क्या आप इन पर आईपीसी के सेक्शन 166A के तहत कोई सरकारी मुकदमा चलवाएंगे? वास्तव में तो मैंने लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, बस सिर्फ उसकी परमिशन के बिना उसकी फ़ोटो यानी वीडियोग्राफी अपने मोबाइल से ली थी। मैं इस लड़की से एक तरफा प्यार करता हूँ और मुझे शुरू से ही पता है कि लड़की के केस में जज साहब हमेशा लड़की को जिताते हैं, चाहे मैं लाख सबूत, लाख गवाहियाँ, लाख दलीलें दे लूँ, लेकिन फैसला लड़की के पक्ष में ही आना है। ये बात मुझे पहले दिन से पता है। बस इसीलिए चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लिया था। जज साहब से बहस करने का कोई फ़ायदा होना नहीं था। अपने देश में 100 साल से यही रिवाज है, लड़की की जीत होती है हमेशा, चाहे मेरी जगह नरेंद्र मोदी क्यों ना हो और चाहे निर्दोषी क्यों ना हो। फैसला लेने में जज साहब का टाइम खराब ना हो, जेल काट कर जल्दी से अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए तुरंत हाजिर होने जैसी बातों को दिमाग में रख कर ही मैंने जुर्म कबूल कर लिया था। मुझे क्या पता था जालसाजी, षड्यंत्र और भ्रष्टाचार में कोर्ट को भी दीमक की तरह खोखला कर दिया। मेरे पिता शुगर और हार्ट पेशेंट है और एक माइनर हार्ट अटैक उन्हें 15 फरवरी 2020 को ही पड़ा था। मेरी माँ ने 3 साल पहले दोनों आंखें बनवाई थी और वो कई सालों से हाई बीपी के पेशेंट है। दोनों डाइप्राइड और ऑर्बिटल AMH और अन्य टैबलेट्स पर जिंदा हैं। ये जो 3.25 साल कोर्ट की बेफिजूल की प्रोसीजर में बर्बाद हो चुके हैं ना, इनमें तो मैं अपनी 354D की मैक्सिमम पनिशमेंट काट कर जेल से बाहर भी आ चुका होता। अगर अब मुझे सज़ा मिले तो मेरे माँ बाप की केयर कौन करेगा? ये तीनों मजिस्ट्रेट करेंगे केयर, पुलिस वाले करेंगे या ये लड़की करेगी केयर? श्रीमान जी, राष्ट्रपति महोदय, 20 मार्च 2020 से मुझे कोर्ट से, जब से मतलब कोरोना लगा है ना, जब से 20 मार्च 2020 से ही 22 को लगा था, मुझे पता है। 20 मार्च से मुझे कोर्ट से कोरोना की वजह से बेवजह इंतजार करना पड़ रहा है। हर महीने तारीख मिलने की वजह से मेरा केस लंबा खिंचता चला जा रहा है। ये लोग कन्विक्शन की डेट से मुझे सज़ा देंगे, जिस दिन कन्विक्शन होगा ना उस दिन से सज़ा देंगे, जबकि मेरे नज़रिए से मैं मैक्सिमम पनिशमेंट से भी ज़्यादा सज़ा भुगत चुका हूँ। कोरोना कभी ख़त्म होगा नहीं और इनका कन्विक्शन मेरी मौत के बाद भी पूरा नहीं होगा। श्रीमान जी, मुझे कोरोना से कोई मतलब नहीं है। चीन से कोरोना मैं नहीं लेकर आया था। ये लोग कोरोना की आड़ में मेरे जीवन का कीमती समय बर्बाद किए जा रहे हैं। लड़की यानी कि मुख्य आरोपी और उसके परिवार के 16 लोग जीवन की सारी आशा लूट रहे हैं और मैं यहाँ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद कहता हुआ 3 साल से पागलों की तरह घूम रहा हूँ। मुझे महाभारत में कहे हुए भगवान श्री कृष्ण के वचन बार बार याद आते हैं कि युद्ध सिर्फ राष्ट्र के हित में करना चाहिए, केवल तभी करना चाहिए जब संधि के सारे मार्ग बंद हो चुके हों। श्रीमान जी, आपकी कोर्ट के मजिस्ट्रेट और भ्रष्ट पुलिस विभाग मुझे उकसाकर मुझे ज़बरदस्ती युद्ध कर रहे हैं, यानी विकास दुबे बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कोरोना फैल गया, ये कोई बहाना नहीं है। बाकी सपोर्ट में डिपार्टमेंट भी तो खुले हैं, कोर्ट को क्या आपत्ति है? फिर पिछले 3.25 सालों से सर्वाइव करने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए मुझे बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है और सर्वाइकल बैकबोन पर, रीढ़ की हड्डी पर भीषण प्रहार कोनी मारी थी उसने की वजह से मेरे शरीर का नर्वस सिस्टम बहुत डैमेज हो गया, सिस्टम हैंग पड़ा है मेरा। मेरे साथ हुई मॉब लिंचिंग में मेरे हार्ट पर भी 3-4 बार लातों से प्रहार किए गए थे। हालांकि ये मॉब लिंचिंग है नहीं, वैसे डेफिनेशन में आता नहीं है मॉब लिंचिंग की, मेरे को बहुत बाद में पता लगा है। मैंने जगह जगह मॉब लिंचिंग वर्ड यूज़ कर रखा है नहीं वैसे ये मॉब लिंचिंग, मारपीट आई है सिर्फ ये, ठीक है। 3-4 बार लातों से प्रहार किए गए थे। अपनी CA कंप्लीट करना तो दूर, मेरा सर्वाइव करना ही बहुत संघर्षपूर्ण हो गया। मैं 3 सालों से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ मुझे सत्य की रक्षा के लिए हथियार उठाकर आतंकवादी ना बनना पड़े, लेकिन ये लोग हैं कि मेरी एक सच सुनने को तैयार नहीं। मुझे खून खराब और दंगे फसाद करने के लिए इन लोगों ने पूरी ट्रेनिंग दे दी। ये तो मेरी शराफत और देशभक्ति है जो श्री कृष्ण भगवान की तरह सुदर्शन चक्र न उठाने की कसम खा रखी। श्रीमान जी, आज की तारीख में दोनों पक्षों की संधि या समझौते के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, क्योंकि मेरी संजीवनी बूटी यानी कि इस लड़की की शादी कर दी गई है और उसके एक बच्ची भी हो चुकी है।
बेटी हो चुकी है, समझौता तो अब असंभव ही समझिए, क्योंकि आज तक मेरे 3.25 साल बिना वजह कोर्ट और पुलिस की जालसाजी और लड़की के परिवार की लापरवाही की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए अब सिर्फ दोनों पक्षों की सज़ा की ही बात सोचिए, समझौते की नहीं। श्रीमान जी, आपने अपनी कोर्ट में मजिस्ट्रेट को इसलिए बैठाया ताकि वे सत्य, धर्म, संविधान और कानून की रक्षा कर सकें, उस पर आँच न आने दें। लेकिन विडम्बना ये है कि ये लोग आज तक सत्य और कानून की रक्षा करने की बजाय लड़की और उसके परिवार की रक्षा करते आए हैं। कानून की हो रही दुर्गति की फिक्र नहीं है, बल्कि लड़की के ऐश व आराम की चिंता सता रही है। श्रीमान जी, मैंने अपना जुर्म चुपचाप कबूल करके कोर्ट के मजिस्ट्रेट, पुलिस और लड़की के काम को बहुत आसान कर दिया था। लेकिन इन तीनों के आपसी खिलवाड़ और मस्खरी ने सीधे से केस को उलझाकर बहुत जटिल कर दिया, और आज भी तारीख में फैसला सुनाने से भयंकर दुष्परिणाम सामने आएंगे। इन लोगों के आपसी खिलवाड़ की वजह से अब कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। श्रीमान जी, राष्ट्रपति महोदय जी, मैं सिर्फ अपने द्वारा किए गए जुर्म, यानी कि लड़की से एक तरफा प्यार, उसकी सज़ा भुगतने आया हूँ। कोर्ट के मजिस्ट्रेट और पुलिस और लड़की के जुर्मों की सज़ा ये लोग ही भुगतेंगे, मैं नहीं भुगतूँगा। मेरे द्वारा सुलझाए गए केस को इन लोगों ने जानबूझकर उलझा दिया है। श्रीमान जी, मेरी पिटाई लड़की के कहने पर हुई थी, यानी कि मुख्य आरोपी ही लड़की, और बेशक पुलिस ने आज तक भी इस लड़की को अरेस्ट नहीं किया, लेकिन एक बात तो है, सज़ा तो लड़की को होनी है। सेक्शन 323 में भी और सेक्शन 193 में भी, झूठ बोलने वाला जो सेक्शन है ना, भविष्य में जब भी उसे सज़ा होगी, इस लड़की को जब भी सज़ा होगी तो उसकी बच्ची और उसके पति की ज़िंदगी बर्बाद होनी निश्चित ही समझिए। इसी प्रकार मुझे पीटने वाले सभी पुरुषों की पत्नियों की ज़िंदगियाँ भी एक प्रकार से बर्बाद ही समझिए। अगर पुलिस ने सही समय पर वर्तमान 2 लोगों की बजाय सभी 16 लोगों को अरेस्ट किया होता तो दबाव में आकर ये सभी लोग शायद मेरे साथ 3 साल पहले समझौता कर चुके होते। श्रीमान जी, समझौता 3 साल पहले तो संभव था, किंतु अब मेरे 3 साल तो बिल्कुल बर्बाद हो ही गए, क्योंकि कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया नहीं, जबकि मैंने अपनी FIR में पहली लाइन में अपने जुर्म कबूल कर रखा है। कोर्ट के मजिस्ट्रेट के संज्ञान नहीं लेने की वजह से अब फैसला सुनाने में कोर्ट के मजिस्ट्रेट्स को बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि अब या तो कानून को बॉयकॉट करके लड़की को बरी करना पड़ेगा, या फिर अगर मजिस्ट्रेट लोग कानून और देश को प्राथमिकता देते हैं तो लड़की और उसका परिवार तिनके की तरफ बिखर जाएगा। कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने अब एक बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा होने वाला है, लड़की को बचाएं या कानून को बचाएं। अगर ये लड़की होने का फ़ायदा उठाकर बरी हो जाएगी तो फिर तो हमारे देश में हर लड़की को खुला लाइसेंस मिल जाएगा कि वो जब चाहे जिसे चाहे कुत्ते के मुँह मरवा सकती है। पिछले 100 साल से यही सब तो हो रहा है कोर्ट में। इन मजिस्ट्रेट लोगों की हौसला अफजाई की वजह से तो देश में हज़ारों लड़कियां सेक्शन 498A में झूठी FIR लिखवाने की हिम्मत जुटा पाती हैं। इन हवा में उड़ने वाली परियों के पर्क करने के लिए तो मैंने जुर्म कबूल किया था, और इसी वजह से 3 सालों से धैर्य धारण करके बैठा हूँ। मेरी तरफ से मेरी FIR एक जनहित याचिका जैसी ही है। मैंने मॉब लिंचिंग और करप्शन के खात्मे के लिए, यानी कि देश के सब लोगों की भलाई के लिए FIR करवाई थी, जिसे हल्के में लिए जाने के कारण ही आज एक मजिस्ट्रेट के सामने धर्म संकट पैदा हो गया कि कानून की रक्षा करें या फिर एक अपराधी ग्रस्त शादीशुदा लड़की की रक्षा करें। श्रीमान जी, ये धर्म संकट इन लोगों ने खुद पैदा किया है, मैंने नहीं किया। मैंने तीनों का टाइम बचाने के लिए चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लिया। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय जी, इन बहरों के आगे गिड़गिड़ाते मैं बहुत थक गया हूँ। 3.25 साल से रात दिन तनाव में रहने के कारण मुझे शायद शुगर भी हो गई है, और मेरे हार्ट में काफ़ी कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। मुझे पता नहीं कब किस टाइम मर जाऊँ। मुझे रात दिन बस यही डर रहता है कि डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से कहीं मैं कानून हाथ में लेकर विकास दुबे ना बन जाऊँ। श्रीमान जी, मैं भगत सिंह बनने के लिए आया था, पर मुझे डर लग रहा है ये लोग मुझे हाफिज सईद बनाकर छोड़ेंगे। श्रीमान जी, आप इस देश में सबसे ऊंची अथॉरिटी हैं, आपका मेरे केस में दखल देना बहुत आवश्यक होगा। मैं एक वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर वायरल करना चाहता हूँ। जो ये वीडियो जो मैं आज डाल रहा हूँ ना, ये वीडियो में अगस्त 2020 की बात की थी मैंने। 2020 अगस्त में राष्ट्रपति जी को बताया था मैंने, जो मुझे अब डालना पड़ रहा ना आपके सामने, उसी टाइम मैंने बता दिया था। मैंने उनसे परमिशन मांग रहा था मैं। देखो मैं एक वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर वायरल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनके इसी रवैये से ये लोग देश को दीमक की तरह चाट जाएंगे। मैं अपने देश के सभी लोगों को इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूँ कि कोर्ट के मजिस्ट्रेट की वजह से कैसे एक लड़की का परिवार अब बर्बाद होने वाला। अब या तो लड़की को सजा होगी या फिर संविधान और कानून का हैदराबाद और कानपुर एनकाउंटर की तरह फिर से एनकाउंटर होगा। ये विषम परिस्थिति जिम्मेदार लोगों के सही समय पर संज्ञान नहीं लेने की वजह से उत्पन्न हुई है। श्रीमान जी, कृपया कोर्ट को आदेश दीजिए कि मेरा केस फास्ट ट्रैक पर ले। एक बात तो पक्की है, मैं कोरोना की वजह से अपने केस को सिख दंगों में दोषी सज्जन सिंह की तरह 34 सालों तक खींचने वाला नहीं। मुझे कोरोना से कोई मतलब नहीं। अगर ये मेरे केस का समाधान नहीं करना चाहते, इनसे कहिए कि लड़की और मेरे द्वारा किए गए दोनों केस खारिज कर दें।
और इन लॉ एंड ऑर्डर के ठेकेदारों से ये आश्वासन जरूर ले लीजिए कि बाद में दोनों में से कोई भी पक्ष कुछ भी करे, मैं कुछ भी करूं या ये कुछ भी करें, कोई सा भी पक्ष कुछ भी करे, ये बीच में दखल नहीं देंगे। इनसे आश्वासन ले लीजिए, क्योंकि इनके दखल देने के लिए 3 साल का मौका ऑलरेडी मैं इनको दे चुका हूँ, जिसमें पूरी तरह से फ्लॉप रही है। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय जी, आपके पास सिर्फ ये विकल्प ही है, सिर्फ मेरे दोनों केस फास्ट ट्रैक पर करवाना, मेरे दोनों केस खारिज करवाना, क्योंकि मेरी सज़ा तो पूरी हो ही चुकी है। तीसरा ऑप्शन है, मुझे सरकार से सिर्फ एक बुलेट वाली यानी एक गोली वाली पिस्टल दिलवा दें, जिससे कि मैं दया या इच्छा मृत्यु पा सकूं, खुद को शूट कर सकूं मैं। 3 ऑप्शन है, या तो फास्ट ट्रैक पे करवाना दोनों केस, या दोनों केस को खारिज करवाना, या फिर एक बंदूक दिलवा दें, एक गोली वाली। अच्छा, श्रीमान राष्ट्रपति महोदय जी, मेरे पास भी ये विकल्प ही है, सिर्फ 3 विकल्प। अपनी FIR वापस ले लेना, क्योंकि मुझे पता है सबकी मिली भगत से लड़की को तो सज़ा होनी नहीं है। अपना खुद का वीडियो शूट करके सब भारतीयों को ये बताना कि कोर्ट में मेरे साथ क्या क्या हुआ। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है, आपके द्वारा इशू करवाई हुई पिस्टल से संसद भवन या फिर इंडिया गेट के आगे खड़ा होकर खुद को लाइव शूट करना। एक अंग्रेजी कहावत है, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी कि कलम की ताकत तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। इसलिए मुझे खुद का वीडियो शूट करके सोए हुए मजिस्ट्रेट और अज्ञानी जनता को जगाने वाला ऑप्शन बेस्ट लगता है, सर्वोचित लगता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि कोर्ट की अवमानना ना हो पाए, कोर्ट की बेइज्जती ना हो पाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो नहीं पाए, कोशिश करूँगा पूरी तरह से। श्रीमान जी, एक बात ध्यान रखिए कि आपको जो कुछ भी करना है वो 16 सितंबर 2020 से पहले ही करना है। मैं बाकी अथॉरिटीज़ की तरह अपनी कंप्लेंट के समाधान के लिए 2-2 साल तक प्रतीक्षा नहीं करूँगा। श्रीमान जी, विश्वास कीजिए, मैं इतना आज्ञाकारी हूँ कि आपके एक इशारे पर अपना सर कलम करवा सकता हूँ। कृपया लड़की की नहीं बल्कि देश, कानून, संविधान और सत्य की रक्षा कीजिए। फिर चाहे इस लड़की की गर्दन कटे या मेरी कटे, कोई फिक्र नहीं। भावनाओं की बजाय कर्तव्य को अहमियत दीजिए। मेरी कोर्ट के दोनों केस का विवरण इस प्रकार है। FIR नंबर ये है, डेट ऑफ FIR ये है, डेट ऑफ मोलेस्टेशन बाई मी, यानी मैंने जिस दिन छेड़छाड़ी की 20 मई, यहाँ पे भी कन्फेशन कर रखा है। रजिस्ट्रेशन नंबर CNR फाइलिंग डेट है ये दे रखी है, बस खत्म। 23 अगस्त 2020 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डाली थी ये कंप्लेंट, ठीक है। अभी तीसरी कंप्लेंट हो रही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी बात नहीं बनी तो मैंने सेशन जज को एक और कंप्लेंट डाली थी, सेशन जज को जो गुड़गांव की कोर्ट में बैठते हैं। ये इसका सिर्फ मेन चीज़ बता देता हूँ आपको क्या है। ये कंप्लेंट मैंने डाली थी 8 नवंबर 2021 को। ये पता नहीं मिसप्लेस हो गई या उन्होंने दबा ली, कोर्ट के जो जज वगैरह हैं, या मेरे को पता नहीं पहुंची कि नहीं पहुंची। हालांकि रसीद है मेरे पास। ये कंप्लेंट जो ना मैंने सेशन जज के पास भेजी थी, वहाँ पहुंची या नहीं मेरे को पता नहीं, या खो गई या दबा ली, मुझे नहीं पता। वहाँ नहीं पहुंची, इस वजह से मैंने दोबारा से फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजी कि सर आपके पास मैंने एक कंप्लेंट पहले डाली थी, वो पहुंच गई थी, कोर्ट की फाइल में लग रही है, तो मैं ये कंप्लेंट भी आपके पास भेजा हूँ, तो आप इसको भेज देना वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सेशन जज के नाम भेजी थी। बताता हूँ इसमें क्या लिखा रखा है। सेवा में श्री सूर्य प्रताप सिंह जी, सेशन जज, जिला न्यायालय गुड़गांव। मेरे को पता नहीं था कि सेशन जज एक से ज़्यादा होते हैं, कितने होते हैं, तो मैंने नेट पे देखा था सूर्य प्रताप जी हैं सेशन जज, उनको भेज दिया मैंने। पता नहीं वो किसी और के पास पहुंच गई है तो पता नहीं। विषय क्या है, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट के प्रयोग की आज्ञा लेने के संबंध में, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी के राइट जो अधिकार है उसकी आज्ञा लेने के संबंध में। श्रीमान जी, आपको जानकर अति हर्ष होगा कि आपके कोर्ट के 6 मजिस्ट्रेट, 6 फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पिछले लगभग 4.5 सालों में इतनी सी बात डिसाइड नहीं कर पाए। 4.5 सालों में इतनी सी बात डिसाइड नहीं कर पाए कि मैंने लड़की को छेड़ा है नहीं, जबकि ये जुर्म मैं पहले दिन ही कबूल कर चुका था। श्रीमान जी, पहले दिन का मतलब चौथा दिन, 4 दिन के बाद कन्फेशन किया था मैंने। श्रीमान जी, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी कोर्ट का नाम कितना रोशन होगा जब करोड़ों लोगों को ये बात पता लगेगी कि कोर्ट में कन्फेशन करने वाले व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलती, तारीख दी जाती है। पिछले साल 23 अगस्त 2020 को मैंने अर्लियर डिस्पोजल के लिए राष्ट्रपति जी को कंप्लेंट भेजी थी और बताया था कि इस कोर्ट के मजिस्ट्रेट उस जुर्म को प्रूव करने में समय बर्बाद कर रहे हैं जिसे मैं पहले दिन ही ऑलरेडी कबूल कर चुका था। मेरी ये कंप्लेंट कुछ दिनों के बाद मिस कोपल
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अव्वल दर्जे की जो 1 नंबर की जो डॉक्टर मिस कोपल है मजिस्ट्रेट, उनको फॉरवर्ड कर दी गई थी, उनके पास पहुंच गई थी। पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजी थी, तो उन्होंने मिस कोपल के पास भेज दी थी, जिसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ भी लिया था। बावजूद इसके मिस कोपल ने मेरा जुडिशियल कन्फेशन नहीं करवाया। राष्ट्रपति जी को भेजी गई कंप्लेंट की कॉपी में फिर से आपके पास भेज रहा हूँ। मुझे लगता नहीं कि आपके पास इतना समय होगा कि आप इसे पढ़ पाएँ। श्रीमान जी, बकवासबाजी की लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस हो चुकी है, और अब मैं अपना एक वीडियो आपकी कोर्ट के परिसर में खड़ा होकर शूट करना चाहता हूँ, और देश भर की लड़कियों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर मोलेस्टर यानी कि लड़की छेड़ने वाले व्यक्ति ने जुर्म कबूल भी कर लिया ना, तब भी आपको 20-25 साल से पहले न्याय नहीं मिलने वाला। यहाँ सब एक से बढ़कर एक दलाल बैठे हैं। श्रीमान जी, मेरे इस वीडियो से जन आक्रोश बढ़ सकता है। आपने 26 जनवरी को तो देखा ही होगा, लाल किले पर क्या हुआ था, काला झंडा फहराया था ना सिद्धू ने। कल को मेरे इस वीडियो के बाद लाखों लोग आपकी कोर्ट को घेर लें और खून खराबा शुरू कर देना, आपकी कोर्ट को घेर लें और खून खराबा शुरू कर दें, तो मुझे दोष मत देना। अगर आप सोचते हैं कि आपको या आपकी कोर्ट को पुलिस बचा लेगी, तो आपने ये भी देखा होगा कि लाल किले पर काला झंडा पुलिस की मौजूदगी में ही फहराया गया था और पुलिस वाले नपुंसक बनकर तमाशा देखते रहे। आपने अतीक का भी देखा होगा ना, पुलिस की मौजूदगी में शूट किया था ना। श्रीमान जी, आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, बल्कि संविधान के आर्टिकल 21 में मेंशन वर्णित अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार से आपको अवगत करा रहा हूँ। मैं धमकी नहीं दे रहा मैं आपको कि मैं आपको मार दूंगा या वो कर दूँगा, ये कर दूँगा। पब्लिक अगर जन आक्रोश हो गया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पब्लिक करे तो करे। श्रीमान जी, आप अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी मुझे संविधान से मिली हुई है, और वैसे तो मुझे अपने विचार प्रकट करने वाले इस वीडियो को बनाने के लिए आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ मैं, आपकी परमिशन की ज़रूरत थोड़ी है मुझे, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है और लोगों के या प्रशासन के जान माल के नुकसान का काफ़ी अंदेशा हो सकता है, दंगे भड़क जाए। इसके अलावा मैं 5 साल पहले CA फाइनल का स्टूडेंट भी था, इसलिए आपसे अनुमति लेना बेहतर समझता हूँ। श्रीमान जी, मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को वायरल होने के बाद क्या परिणाम होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, किंतु एक बात पक्की कि आपकी गुड़गांव कोर्ट की इज्जत को लोग नीलाम कर देंगे, गुरुग्राम कोर्ट की इज्जत को लोग नीलाम कर देंगे। श्रीमान जी, अभी 8 अक्टूबर 2021 को मिस शिवानी की कोर्ट में मेरी तारीख थी, लेकिन शिवानी मैडम छुट्टी पे चली गई हैं, प्रेगनेंसी लीव पे थी मेरे ख्याल से, और उनकी रीडर ने 11 फरवरी 2022 यानी कि 4 महीने बाद की तारीख लगा दी है। श्रीमान जी, शिवानी मैडम मेरे केस में छठी मजिस्ट्रेट है, छठी। श्रीमान जी, आप लोग इतनी लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं 4-4 महीने की, और बार बार मजिस्ट्रेट को चेंज कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ न्याय नहीं करना चाहते ना, तो साफ साफ बता दीजिए, ताकि मैं कोई और तरीका ढूंढूँ। अगर आप लोगों को पूरे हिंदुस्तान के प्रेशर और गालियाँ सुनने के बाद फैसला सुनाने में मज़ा आता ना, आनंद मिलता है, तो प्लीज़ मुझे अपना वीडियो शूट करने की आगे दीजिए, खुद का वीडियो। इन लोगों ने 5 मिनट के केस को 5 साल के केस में बदल दिया है। श्रीमान जी, कृपया एक बात को समझने की कोशिश करें कि सर्वर आपका स्लो है, मेरा स्लो नहीं है। दूसरी पार्टी केस में ज़रा से भी इंटरेस्ट नहीं ले रही, तो आप एक्स पार्टी फैसला सुनाइए ना। ये बहुत अच्छी बात है कि जुडिशरी जो है, न्यायपालिका, वो लॉ के साथ यानी कानून के साथ कंप्लायंस कर रही है, बहुत अच्छी बात है। कानून का पालन कर रही है जुडिशरी न्यायपालिका, और लॉ का प्रोसीजर फॉलो करे, एक प्रोसीजर होता है, ऐसे थोड़ी एक दिन में सज़ा मिल जाएगी, वकील तो भूखे मर जाएंगे, ठीक है। किंतु प्रोसीजर क्या सिर्फ लॉ के ही होते हैं? FIR, मेडिकल अरेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, फिजिकल प्रेजेंस, सेक्शन 193 में IPC, इनके कोई प्रोसीजर नहीं होते, पूरा मैच शुरू से ही फिक्स है, तो फिर मेरा कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हो आप लोग? श्रीमान जी, मैं सिर्फ इसी वजह से धैर्य धारण किए बैठा हूँ क्योंकि मेरी FIR एक प्रकार से जनहित याचिका है, यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। श्रीमान जी, कृपया अपनी कोर्ट के किसी भी एक मजिस्ट्रेट को, किसी भी एक को मेरा केस सौंप कर जल्दी डेट लगवाइए। मैं फैसले के लिए 100 साल तक इंतजार नहीं करने वाला हूँ, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कृपया दोनों केस कैंसिल करवाइए। मुझे अपना वीडियो वायरल करके लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताना भी आता है। श्रीमान जी, आपकी कोर्ट में मैं इसलिए आया था कि आप लोग दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर सकें, किंतु आप लोगों ने इस काम में बहुत अधिक समय लगा दिया। अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई, और केस के कारण मैं ओवर एज हो चुका हूँ आपकी कोर्ट के मजिस्ट्रेट की वजह से। मेरा तो वंश ही खत्म हो गया। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, वरना मुझे जो करना है ना, वो तो फिर मुझे करना ही करना है। मैं भी सिर पे कफन बांध के कोर्ट में आया हूँ,
मुझे आप जैसे ही लोगों ने देश के लिए जान देना भी सिखाया है और भ्रष्टाचारियों को जान लेना भी सिखाया है। भ्रष्टाचारियों को जान लेना भी सिखाया है। एक सिर के बदले में 10 सिर तो नरेंद्र मोदी जी ने भी अलाउ कर रखे हैं। एक सिर के बदले में 10 सिर। अब ये पढ़ के मेरे ख्याल से हुआ ना, जज साहब जो है उनका दिमाग घूम गया होगा। मजिस्ट्रेट जो है वो अपने आप को हटा लेते थे केस से, यार ये धमकी दे रखी इसने। हालांकि मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, सिर्फ मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। श्रीमान जी, बाकी की बातें मैं पिछले साल राष्ट्रपति जी को भेजी गई कंप्लेंट में लिख चुका हूँ, जिनकी फोटोकॉपी इस एप्लीकेशन के साथ संलग्न है। वर्तमान में मेरा केस मिस शिवानी के पास है। मैंने जो केस किया था और मेरे अगेंस्ट जो केस है, ये दोनों केस शिवानी मैडम के पास है। दोनों केस की डिटेल इस प्रकार है। FIR नंबर, डेट ऑफ FIR एंड डेट ऑफ मोलेस्टेशन बाय मी, रजिस्ट्रेशन नंबर CNR फाइलिंग डेट फॉर नेक्स्ट हियरिंग डेट 11 फरवरी 2022। प्रेजेंट JMFC मिस शिवानी पुलिस स्टेशन ये है। GRP का कोर्ट कॉम्प्लेक्स ये है। डेट है 8 नवंबर 2021। ठीक है भैया, तो ये तीनों के तीनों मैंने बता दिया। इनमें से 2 चीज़ें तो कोर्ट की फाइल में लगी हुई हैं, SP साहब का लेटर है और लेटर टू प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये तीसरे का पता नहीं सेशन देकर लगा हुआ कि नहीं। इस पार्ट 5 को मैं विराम देता हूँ। ठीक है।